हाँ जी स्टूडेंट, चेक करिए ऑडियो वीडियो। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो चेक करिए डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, एक बार कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो का। फाइन। हाँ जी, एक बार कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो का। अच्छा वेट, फाइन। चलिए, तो अब देखिए ट्रांसफॉर्मर में मैंने कुछ चीज़ें आपके स्किप की हैं, ठीक है। वो मैं कंपैरिजन कराऊंगा जब मशीन्स के, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ऑलरेडी आपको सबको पता है कि मशीन कोई भी हो वो दो टाइप की होती है, या तो वो जनरेटर होता है या फिर वो मोटर होती है, ठीक है। अब जो आप मशीन कर रहे हो, जैसे डीसी मशीन या एसी मशीन, दो मशीन है। ये जो मशीन अभी आप कर रहे हो ये रोटेटिंग मशीन है। कैसी मशीन है? रोटेटिंग। रोटेटिंग मशीन में वियर एंड टियर प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए इसकी जो है लाइफ होती है लेस लाइफ होती है कंपेयर टू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर स्टैटिक मशीन है, उसमें मूविंग पार्ट नहीं होती, इसलिए लॉन्ग लाइफ होते हैं। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर इतने साल तक चल जाते हैं, कई बार उन पे घास उगाती है उस आसपास एरिया में। तो रोटेटिंग मशीन, डीसी मशीन रोटेटिंग मशीन का टाइप है। मशीन में एक होता है जनरेटर, तो डीसी मशीन से बना डीसी जनरेटर बन गया, मोटर से बन गया डीसी मोटर। अब डीसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। जैसे प्राइम मूवर से पहले हम क्या करेंगे? प्राइम मूवर से जनरेटर को घुमाएंगे, उसके बाद हमें आउटपुट में क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर क्या करती है? मोटर को हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और शाफ्ट घूमती है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा एंड पे आ जाओ। ये होती है हमारी डीसी मशीन, ठीक है, जिसमें ये एक पार्ट होता है कम्यूटेटर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको दिख रहा होगा कम्यूटेटर पार्ट, राइट। ये कम्यूटेटर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका प्ले होगा। और देखिए यहाँ पर ये छोटे ये ब्रश लगे हुए, क्या लगे हुए? ब्रश। ब्रश का क्या काम है अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये एक बाहर हीटिंग कम करने के लिए कूलिंग फैन लगे हुए हैं। फ्रेम, इसका आउटर फ्रेम, ये फ्रेम है। स्टेटर आउटर पार्ट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आउटर पार्ट को स्टेटर बोलते हैं, ठीक है। स्टेटर की वाइंडिंग, ये वाइंडिंग लगी हुई है स्टेटर की वाइंडिंग, ठीक है। एक होती है रोटर की वाइंडिंग, रोटर के ऊपर वाइंडिंग। तो दो तरह की वाइंडिंग दिख रही है हमें, एक आर्मेचर वाइंडिंग दिख रही है यहाँ पर, आर्मेचर कनेक्टर लगे हुए जिसमें एक स्टेटर की वाइंडिंग लगी हुई है, राइट। तो कितनी कितनी तरह की वाइंडिंग यूज हुई? स्टेटर वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, अभी इनके बारे में बात करेंगे। और ये है मोटर की शाफ्ट, क्या है? शाफ्ट। और स्टेटर और रोटर के बीच में एक गैप होता है, उसको बोलते हैं एयर गैप, ठीक है। तो हम पॉइंट पर आते हैं। जो ये डीसी मशीन होती है डी स्टूडेंट्स, डीसी मशीन क्या क्रिएट करती है? क्या क्रिएट करती है? एक टॉर्क बनाती है। डीसी मोटर, सॉरी, डीसी मोटर एक टॉर्क बनाती है। जब इसके अंदर कनेक्टर से क्या फ्लो होगा? मैग्नेटिक फील्ड में से फ्लो होगा। मतलब बेसिकली ये वही बात कर रहा है कि डीसी जो मशीन होती है, आपकी जो आउटपुट होती है डीसी मशीन की, वो एक टॉर्क की फॉर्म में होती है। आउटपुट मैकेनिकल होती है डीसी मोटर की। जनरेटर में उल्टा हो जाएगा, इसकी आउटपुट क्या होगी भाई? जनरेटर की आउटपुट, डीसी जनरेटर की आउटपुट ईएमएफ। तो जनरेटर तो ईएमएफ ही बनाएगा ना, तो ये तो सेम चीजें आ गई। मेन कंपोनेंट, एक तो स्टेटर कंपोनेंट होता है मोटर में, एक रोटर कंपोनेंट होता है। अभी अगर मैं वापस जाऊं, जो स्टेटर पर वाइंडिंग लगाएंगे, जो स्टेटर पे कनेक्टर लगे होंगे, जो स्टेटर पे कंपोनेंट लगे होंगे, स्टेटर पे कंपोनेंट लगे होंगे, जो स्टेटर की वाइंडिंग होगी, स्टेटर पे कंपोनेंट जो स्टेटर के अंदर वाइंडिंग जो लगी होगी, उस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। पूरा नाम बना मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग। क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग। ये क्या करती है? पूरे सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मशीन सारे मैग्नेटिक फील्ड पे चलती है।
तो जो सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड बनाने हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? स्टेटर के ऊपर लगे हुए कंडक्टर बनाएंगे, उनको बोलते हैं हम आपके फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। तो स्टेटर की वाइंडिंग जो है उसका नाम पड़ गया फील्ड वाइंडिंग। ठीक है जी। अब रूटर पे जो वाइंडिंग आप बना रहे हो उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग का क्या काम है? ये वो चीज है, ये वो पार्ट है जहां पर ईएमएफ बनेगी। क्या बनेगी? जहां पर ईएमएफ बनेगी। क्या बनेगी? जो हम ईएमएफ इंड्यूस करवाएंगे वो हम आर्मेचर वाइंडिंग में करवाते हैं। अब हमेशा याद रखना, जो भी ईएमएफ बनती है डीसी मशीन में वो हमेशा ईएमएफ एसी होती है। क्या होती है? हमेशा एसी बनती है। लेकिन हम तो डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने कॉम्यूटेटर ब्रश का अरेंजमेंट लगाया, कॉम्यूटेटर एंड ब्रश का अरेंजमेंट लगाया जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, कॉम्यूटेटर खाली एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। कॉम्यूटेटर दो काम करता है। कॉम्यूटेटर एसी को कन्वर्ट कर सकता है डीसी में। भाई मशीन तो डीसी है ना, आपको तो डीसी मशीन की आउटपुट तो डीसी होनी चाहिए ना। तो कॉम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। किसके केस में? जब जनरेटर हो। देखिए अगर मैं यहां पर एक जनरेटर रखता हूं तो जनरेटर बनाता हूं, एक कौन सा जनरेटर बनाता हूं मैं? जिसका नाम पड़ गया डीसी जनरेटर। क्या बोल रहा हूं मैं? डीसी जनरेटर। तो आप मुझे बताइए डी स्टूडेंट, डीसी जनरेटर की आउटपुट आपको क्या चाहिए? डीसी चाहिए। लेकिन आर्मेचर में जो वाइंडिंग बनी, यहां पर जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसने अपने अंदर क्या बनाया है? एसी बनाई है। तो अब इस एसी को अगर मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है तो मुझे किसकी मदद लेनी होगी? कॉम्यूटेटर की मदद लेनी होगी। कॉम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर अगर आपके पास एक डीसी मोटर है लेकिन सप्लाई आपके पास कौन सी है? एसी। लेकिन डीसी मोटर तो डीसी पे ही चलेगी भाई। इसलिए कॉम्यूटेटर अब क्या करेगा? जब इसको हम एसी देंगे, कॉम्यूटेटर सबसे पहले इस एसी को किसमें बदल देगा? डीसी में। तो मोटर के केस में कैसे काम कर रहा है कॉम्यूटेटर? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने को बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और अरे एसी को डीसी में बदलना रेक्टिफायर होता है भाई, अभी बताया था डीसी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। और डीसी को एसी में, ठीक है, डीसी को एसी में सॉरी, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। ठीक है। और मोटर के केस में, मोटर जनरेटर के केस में क्या हो जाती है? ये कुछ गलत लिखा हुआ है बच्चों, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, मैं इसको दोबारा रिराइट करता हूं। मोटर का तो ठीक है दिख रहा है मुझे। मोटर के केस में हमारी कॉम्यूटेटर काम करती है, एसी को किस में कन्वर्ट कर देती है? डीसी में। अगर मैं पहले कुछ गलत बोल गया तो एक बार फिर से चेक करें इस चीज को। मोटर के केस में एसी कन्वर्ट होती है डीसी में। एसी इंटू डीसी। किसके केस में? इस केस में क्या बन गया? रेक्टिफायर बन गया। क्या बन गया? रेक्टिफायर। और जनरेटर के केस में डीसी कन्वर्ट होगा वापस एसी में। ठीक है। ये होता है आपका इन्वर्टर की तरह काम। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट नोट करिए। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स, अब जो दोनों फंक्शन है कॉम्यूटेटर के, दोनों फंक्शन होते हैं। कॉम्यूटेटर रेक्टिफायर की तरह काम भी कर सकता है, कॉम्यूटेटर इन्वर्टर की तरह भी काम कर सकता है। दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगा आपका कॉम्यूटेटर, ये बात याद रखना। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मशीन के टाइप अभी बताया भी था लास्ट टाइम, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन और सीरीज। इसके अलावा कुछ और टाइप भी बताए थे मैंने डीसी मशीन्स के, वो आपको भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये जो मैंने चीजें भी बताई है ये बहुत काम आने वाली है आपको डीसी मशीन के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डीसी मशीन में एक योक होता है, उसका आउटर पार्ट जो आउटर फ्रेम को बोलते हैं, पोल्स होते हैं,
जो वाइंडिंग को कैरी करते हैं। आर्मेचर होता है जहां पर जो पार्ट रोटेट करता है उसको आर्मेचर बोलते हैं डीसी मशीन में, उस पर आर्मेचर कनेक्टर लगे होते हैं, आर्मेचर कनेक्टर को आर्मेचर वाइंडिंग भी बोलते हैं। कॉम्यूटेटर होता है, कॉम्यूटेटर का देखिए, कॉम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी और वापस डीसी को एसी में। तो मैकेनिकल रेक्टिफायर भी होता है, इन्वर्टर भी होता है। ब्रश क्या करते हैं, करंट करते हैं, करंट उठाते हैं कहां से, कॉम्यूटेटर के अंदर, और उसके बाद सर्किट में सप्लाई कर देते हैं। दो तरह की वाइंडिंग और यूज होती है डीसी मशीन में, लैप और वेव, लैप और वेव, ठीक है। तो यहां पर जो लैप वाइंडिंग होती है, यहां पर जो जितने नंबर ऑफ पोल लगेंगे उतने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बनेंगे। ए होता है पैरेलल पाथ, कितने पैरेलल पाथ बना, अगर लैप वाइंडिंग यूज कर रहे हो आप तो कितने पैरेलल पाथ बनेंगे बच्चों, जितने पोल हैं, 2 पोल है तो 2, 4 पोल है तो 4। और वेव वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ बनते हैं, सिर्फ 2, ओनली 2 पैरेलल पाथ, याद रखना है। अब लैप वाइंडिंग का ज्यादातर यूज कहां होता है, जहां करंट की डिमांड ज्यादा हो और वोल्टेज कम हो। करंट ज्यादा चाहिए और वोल्टेज कम चाहिए तो यूज करते हैं हम लैप वाइंडिंग, क्योंकि नंबर ऑफ पाथ बढ़ जाते हैं, जितने नंबर ऑफ पाथ ज्यादा होंगे उतना करंट की पाथ बढ़ जाएंगे। वेव वाइंडिंग का उल्टा है, जब करंट की रिक्वायरमेंट कम हो और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो हम वेव वाइंडिंग यूज करेंगे। पेपर में कई बार पूछा है लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने होते हैं, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने होते हैं। ये कंपोनेंट है, इस पे बारे में पूछता रहता है एग्जाम में, ठीक है। अब जो कल कुछ मैंने कॉन्सेप्ट करवाए थे उनके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, द व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, हाँ जी, डीसी जनरेटर के अंदर प्राइमरी फंक्शन रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, ये तो नहीं हो सकता। अरे कॉम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है जनरेटर में, कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी टू डीसी, वापिस आओ। 20, ये पॉइंट गलत नहीं लग रहा है आपको, या तो क्वेश्चन गलत है। एक सेकेंड बस मुझे, दो सेकेंड रुकिए। इसका मतलब यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हुई है इस पॉइंट पे। मैंने यहाँ यहाँ मैंने ठीक लिखा था, यहाँ पे कहीं मैं मिस कर रहा हूँ इस चीज को ना। लिखा मैंने ठीक था नोट्स स्लाइड में, एसी जनरेटर, जनरेटर के अंदर अगर एसी बन रही है तो हमें आउटपुट में, जनरेटर के आउटपुट में डीसी डीसी चाहिए, है ना, यही मैंने कहा। तो अगर एसी अंदर बन रही है, क्योंकि आर्मेचर में हमेशा एसी बनती है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम ही यहाँ रेक्टिफायर का होता है। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है इसका, तो एसी टू डीसी, इसका मतलब वो पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि मैंने ये देखो यहाँ मैंने बनाया भी है, जनरेटर में अंदर एसी बनाई मैंने और बाहर डीसी निकाली, तभी तो डीसी जनरेटर कहेंगे। तो यहां इसको ठीक करो, फिर ये पॉइंट हटाओ इसका, जनरेटर, जनरेटर, ये पॉइंट फिर से नोट करो बच्चों, इसको कट करो यहां से, ठीक है, इसको कट करो। जनरेटर क्या करता है, क्योंकि देखो अगर डीसी जनरेटर आप इसको बोल रहे हो तो अंदर तो एसी बननी बननी है, तो डीसी जनरेटर क्या करेगा, अंदर जो एसी बनी है मोटर के अंदर, एयरमेचर के अंदर, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर क्या होगा, इसका रिवर्स फंक्शन, ये वापस डीसी टू एसी, क्योंकि देखो आर्मेचर पे तो एसी आएगी ना अंदर, अंदर तो बाहर से इसको डीसी मशीन, डीसी मोटर को आप डीसी दोगे, डीसी मोटर को बाहर से तो डीसी दोगे आप, अरे ऐसे समझो ना, ये डीसी मोटर है, देखो बनाया हुआ मैंने, अगर इसको बाहर से आप अगर इसको डीसी मोटर को एसी थोड़ी दे सकते हैं, डीसी मोटर को तो डीसी दोगे, लेकिन अंदर जो मशीन है उसके अंदर आर्मेचर है, आर्मेचर ऑलवेज कंटेन एसी, आर्मेचर ऑलवेज कंटेन एसी, ये बिल्कुल ठीक है। जनरेटर एसी को डीसी में, गलत लिखा हुआ एक्चुअल में ना, मुझे पढ़ते ही लग रहा था लेकिन इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया, लेकिन मैंने निकला इस पॉइंट से। फिर से याद करो, जनरेटर कन्वर्ट एसी टू डीसी, जनरेटर के अंदर कौन करता है काम, कॉम्यूटेटर, और डीसी मोटर के अंदर डीसी टू एसी,
कैसे पता चलेगा? देखो डीसी मोटर के अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ, जब डीसी मोटर को आप, डीसी मोटर में जो अंदर आर्मेचर है वहां पर कौन सी क्या बनती है? एसी। क्या बनती है? एसी। तो सबसे पहले डीसी मोटर को आपने डीसी दी, क्या दी? तो इस जब मोटर के अंदर आर्मेचर को एसी चाहिए तो अंदर क्या लगाना पड़ेगा? कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर मोटर के केस में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। 100% अब हम राइट है, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है डीसी जनरेटर। कंफर्म है? कंफर्म है, एसी टू डीसी, ठीक है। देखो इसने क्या कहा है, एक लाइन देखिए, द ईएमएफ इन आर्मेचर, आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ बनती है हमेशा अल्टरनेटिंग बनती है। अल्टरनेटिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? एसी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कंफ्यूजन हो जाए तो मैंने जो फिगर बना के दी है आपको उससे एनालाइज करना है। आर्मेचर के अंदर हर कंडीशन में एसी ही बनेगी। इंड्यूस एसी हो सकती है, डीसी आप इंड्यूस करवा ही नहीं सकते। एक बार जल्दी से यस और नो करो, नहीं तो फिर मैं रिपीट करता हूं इस चीज को। जल्दी से रिपीट करो मुझे इस बात को कि समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से यस नो करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। तो ये भी मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, ठीक है। देखो डीसी मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है। क्या लेती है? हाई करंट। अगर उसके अंदर इनिशियली डीसी मोटर में हाई करंट चला गया तो हो सकता है इसके अंदर कुछ डैमेज हो जाए, इसकी वाइंडिंग बर्न हो जाए, इसके ब्रश बर्न हो जाए। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, स्टार्टर की यूज करते हैं। इसलिए आपको साफ साफ पता होना चाहिए, अगर हम डीसी मशीन यूज कर रहे हैं तो स्टार्टर की असेंशियल नीड है किसके लिए? डीसी मोटर के लिए। क्यों होती है भाई? टू इंक्रीज द स्टार्टिंग स्पीड? नहीं, ऐसा भी नहीं है। टू रिड्यूस द आर्मेचर रेडिएशन? ये भी नहीं है। ये देखिए सी ऑप्शन में, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू ए सेफ वैल्यू। अगर इनिशियल करंट को आप सेफ वैल्यू पर लेके जाओगे इनिशियल केस में, क्योंकि मोटर जो होती है इनिशियली इनफाइनाइट स्पीड पे चलती है डीसी मोटर, तो उसकी वो ज्यादा करंट लेती है, इसलिए हम उस इनिशियली उसके लिए चलाने के लिए स्टार्टर की जरूरत पड़ती है हमें। स्टार्टर का मतलब एक तरह से आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दोगे तो इनिशियली मोटर के अंदर क्या होगा, करंट कम जाएगा। तो यही इसका आंसर है, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। क्योंकि जब देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, इनिशियली मोटर के अंदर बैक ईएमएफ नहीं बनता, और जब बैक ईएमएफ नहीं बनेगा तो उसका आर्मेचर करंट जो होगा बहुत हाई हो जाएगा, दैट कुड डैमेज द मोटर। तो हमेशा याद रखना, स्टार्टर की नीड मोटर में इसलिए पड़ती है कि उसका इनिशियल स्टार्टिंग करंट सेफ वैल्यू तक हम ले जाएं, क्योंकि इनिशियल में कोई बैक ईएमएफ नहीं बनती। बैक ईएमएफ वो वोल्टेज है, तो बाद में जब बैक ईएमएफ बन जाएगी मोटर के अंदर, तो बेसिकली वो वोल्टेज और जो बाहर से सप्लाई है वो वोल्टेज एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके ओवरऑल करंट को कम कर सकती है। पर मोटर जब चल रही हो, जब मोटर चल ही नहीं रही तो बैक ईएमएफ तो जीरो है, इसलिए इनिशियल करंट बहुत हाई हो जाता है मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर, इसलिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, विच डीसी मोटर इज बेस्ट सुटेड फॉर कांस्टेंट स्पीड? अभी मैं बताऊंगा मोटर के बारे में, कौन कौन सी डीसी मोटर होती है। और एक होती है डीसी सीरीज मोटर, एक होती है डीसी शंट, एक तो डीसी कम्युलेटर कंपाउंड, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड। तो डी स्टूडेंट्स ये सारी दिखाता हूं अभी मोटर, आपको याद कर लो इस बात को। जो डीसी शंट मोटर होती है, क्या होती है डीसी शंट मोटर? अगर एक कांस्टेंट स्पीड पे आपको मोटर चलानी है, कांस्टेंट स्पीड पे, तो हम यूज करेंगे डीसी शंट मोटर का। किसका? क्योंकि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग होती है वो पैरेलल होती है एक सप्लाई के साथ, और इसका ये होता है कि बहुत कांस्टेंट स्पीड पे चाहे लोड चेंज भी होता रहे लेकिन स्पीड मोटर की कांस्टेंट रहेगी। किस केस में? डीसी शंट मोटर ओनली। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए आपको मैंने कल फॉर्मूला दिया था अभी, एन पी फाइव जेड अपॉन 60A, है ना? ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया था। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पी को हटा दूं, यहां से जेड हटा दूं, 60 हटा दूं, ए हटा दूं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं ये फाई को ना इधर ले आता हूं मैं, ईबी के नीचे। ईबी होती है मोटर का बैक ईएमएफ, फाई नीचे ले आया मैं, और इधर क्या बचा आपका? एन। तो मैं प्रोपोर्शनलिटी चेक कर रहा हूं। अब एन होती है मोटर की स्पीड, 5 फ्लक्स है। देखिए स्पीड ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है?
तो किसके प्रोपोर्शनल, जो स्पीड ऑफ डीसी मोटर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल है, ईबी बाई फाइव के, किसके प्रोपोर्शनल, ईबी बाई फाइव के। तो ईबी के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ की। अगर बैक ईएमएफ बढ़ रही है तो स्पीड भी बढ़ेगी, है ना। और फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है, अरे नीचे है नहीं, तो आंसर क्या आएगा, अरे फॉर्मूला दिया था बैक ईएमएफ का NP5Z/60A, अगर नहीं पता तो अभी बताता हूं क्लास खत्म होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल। एक और चीज बताई थी, डीसी मोशन मोटर में हम इंटरपोल यूज करते हैं डीसी मशीन्स में अंदर, क्यों करते हैं भाई, बेसिकली डीसी मशीन के अंदर एक आर्मेचर रिएक्शन होती है। आर्मेचर रिएक्शन ये होती है, आर्मेचर के अंदर जो एक वोल्टेज इंड्यूस होती है, एक एक्स्ट्रा फ्लक्स जो इंट्रोड्यूस होती है, वो एक्सटर्नल फ्लक्स या इंटरनल फ्लक्स के साथ काउंटर करके एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर देती है, जिससे सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो ब्रशेस को, जो आपके जीएनए या एमएनए उनके बर्न होने के चांस हो जाते हैं। मतलब एक तरह से मोटर में जो स्पार्किंग होती है आर्मेचर रिएक्शन से, अगर हमने इसका सॉल्यूशन नहीं किया तो एक तरह से मोटर को हम ज्यादा टाइम तक रन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए हम इंटरपोल का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा पोल का यूज करते हैं डीसी मशीन के अंदर। आंसर है इंक्रीज द एयर गैप, नहीं, करंट लॉस नहीं, टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन क्या, इंप्रूव द कम्यूटेशन। आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट मैं अलग से डील करूंगा कि क्या होती है आर्मेचर रिएक्शन। सी ऑप्शन इसका है, सी ऑप्शन इसका है, ठीक है। आ जाते हैं थ्योरी पे। तो डीसी मशीन का भाई ये वर्किंग प्रिंसिपल ले लो आप, क्या है, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। स्टेटर आपका स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है और रोटर पे क्या होते हैं, आर्मेचर होते हैं, कनेक्टर होते हैं। ये मशीन के कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। फील्ड वाइंडिंग, स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग जो है, जो स्टेटर की वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। इंटरपोल, अभी बताया मैंने आपको, इंटरपोल बेसिकली फिटेड ऑन द योक बिटवीन द मेन पोल। मेन पोल के बीच में और पोल लगाए जाते हैं, कंपनसेटरी पोल लगाए जाते हैं। बेसिकली इनका काम क्या है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन। कम्यूटेशन होता है एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदलना। जब एसी डीसी में बदलेगी या डीसी एसी में बदलेगी, उस दौरान कम्यूटेशन प्रोसेस जो होता है वो स्पार्कलेस हो, कोई स्पार्किंग प्रोड्यूस ना हो सर्किट में। ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल का यूज करते हैं। इंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेट एग्जाम में बहुत बार आता है। शाफ्ट आपका रोटेटिंग पार्ट हो गया, आर्मेचर कोर वाइंडिंग, आर्मेचर की वाइंडिंग जहां पर ईएमएफ इंड्यूस होती है। कम्यूटेटर का काम एसी को डीसी या डीसी वापस डीसी को एसी में बदलना होता है। मैकेनिकल रेक्टिफायर कन्वर्टर, ब्रश जो बेसिकली कम्यूटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं कम्यूटेटर के साथ मिलके। वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग बता दिया। देखो ये होती है वेव वाइंडिंग। एक वाइंडिंग तो इस तरीके से, देखो यहाँ कितने पैरेलल पाथ है वेव वाइंडिंग में, एक दो। तो बताया था वेव वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं, दो। लैप वाइंडिंग में जितने पोल होंगे उतने पैरेलल पाथ होंगे, ए इक्वल टू पी होता है। तो पोल वाले चार होंगे, एक दो तीन चार पाथ हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोल, जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लगे होंगे, ठीक है। ये सारा आपको मैंने बता दिया। अच्छा ये फॉर्मूला ईएमएफ इंड्यूस का क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस NP5Z/60A। ये ईएमएफ इंड्यूस इन डीसी मशीन होता है, NP5Z/A। ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन मोटर हो, डीसी मोटर हो, डीसी जनरेटर है, दोनों की सेम होती है, ठीक है जी। कौन सा रूल यूज करते हैं यहाँ पर आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, ठीक है जी। मोटर के अंदर यूज होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मोटर के अंदर यूज होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और डीसी जनरेटर के अंदर यूज होगा राइट हैंड रूल। जनरेटर के अंदर यूज होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या है, आप पेशेंस रखिए, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, एक बार नोट करते चले जाइए। जनरेटर में आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है और मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको नोट्स एज ए नोट्स पता होना चाहिए, ठीक है। ये आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको।
डीसी मशीन में आपकी सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, सीरीज, शंट, कंपाउंड में लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, ये टाइप ऑफ मशीन है। इस पे वर्कआउट करेंगे, केसीएल के भी लगाएंगे इनके ऊपर, जिनके टाइप्स है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बताइए भाई, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है आता? तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, जब ये सारा मशीन आपने डीसी मशीन समझ लिया, अभी आर्मेचर रिएक्शन कराऊंगा मैं, कुछ और पॉइंट्स कराऊंगा। हमने इनके एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं टॉपिक वाइज। ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, अल्टरनेटर, जनरेटर, फिर पावर सिस्टम। अगर आपने जो अभी एग्जाम निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखो, अभी थ्योरी चलता रहेगा, थोड़ा एमसीक्यू भी हम करते रहेंगे। जैसे जैसे एग्जाम डेज आएंगे तो हम एमसीक्यू ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें से कुछ भी बाहर से आएगा, सारा कुछ सिलेबस में से ही आता है, कुछ भी कोई भी पेपर बाहर से नहीं आता। ठीक है जी। किसी का कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? चलिए फिर।